नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं, लेकिन यार इसी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया कि मतलब अंदर से वाइटल फोर्स होगा तभी जाके वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, लेकिन बाद में गलत साबित हुआ। इसको कौन गलत साबित किया था? इसको गलत साबित करने वाले थे फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर से गलत साबित किया, उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में एमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत कौन साबित किया था? फ्रेडरिक वॉलर साबित किया। और पहला कौन सा कंपाउंड जो था वो बना था, जो ऑर्गेनिक था, जो बना था वो बना था इनऑर्गेनिक से, बना था ऑर्गेनिक, तो उसको यूरिया कहेंगे हम लोग, NH2CONH2, ठीक है, इसको यूरिया कहेंगे। फिर क्वेश्चन है कि वोलर किससे बनाए थे? तो NH माने इससे एमोनियम साइनेट से बनाए थे, एमोनियम साइनेट से। और इसी से पता चला कि मतलब कि इनऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक बन सकता है, जरूरी नहीं है कि लिविंग बींग से ही बने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, मेनली वो कार्बन के बारे में होता है। मैंने कार्बन की पढ़ाई के लिए ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना। तो हम लोग डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे दवाई में हो गया, प्लास्टिक में हो गया, और भी जितने भी मतलब पदार्थ है बहुत सारे में देखने को मिलता है कार्बन का उपस्थिति। कार्बन जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है चेन बना के, उसी की प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। यही कैटिनेशन प्रॉपर्टी का ही देना कि इतना सारा एक कंपाउंड बना पाता है। कार्बन हमेशा और हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का इसका कारण यह है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेना, ये बिल्कुल ही मतलब असंभव है। इसलिए हमेशा ये शेयर करके बनाता है, इसलिए हमेशा जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो कार्बन के इतना कंपाउंड बनाने का कारण वही है कि ये जो है टेट्रावैलेंट है। और इसी कारण इसमें कैटिनेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, दोनों के कारण ही बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। यहाँ पर CH4 मीथेन का देख सकते हैं। मीथेन में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री है, 109 डिग्री 28 मिनट है बॉन्ड एंगल। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना बहुत जरूरी है। कार्बन के साथ साथ वहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार का हो गया, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? सिर्फ और सिंगल बॉन्ड हो, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे। और इसी को हम लोग एल्केन या फिर पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन इसी को कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला हम लोग दे जानते हैं कि CnH2n +2 होता है। CnH2n +2 होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला। तो अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा? वहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे अल्कीन का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। अल्कीन का होता है CnH2n होता है, ठीक है। और अल्काइन का जो होता है CnH2n-2 हो जाता है। अल्कीन में डबल बॉन्ड हो जाता है, अल्कीन में जो है ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। एलिफेटिक क्या होगा? इसमें कार्बन जो है बिल्कुल सीधा सीधा रहता है, और एरोमेटिक में जो एक प्रकार से घूम घाम जाता है। जैसे कि यहाँ पे बेंजीन में देख सकते हैं। बेंजीन का हम लोग ऐसे करके बेंजीन को डोनेट किया जाता है, क्योंकि इसको हम लोग एरोमेटिक कहेंगे, मतलब एक तरीके से बन जाता है ऐसे। या फिर बेंजीन हो गया, फिर फिनॉल ले लीजिए, फिर एनिलीन ले लीजिए। फिनॉल में क्या होता है? इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे OH लग जाता है, वो फिनॉल हो जाता है। और एनिलीन में क्या होता है? वहाँ पे सेम वैसा ही रहता है, लेकिन वहाँ पे NH2 लग जाता है, NH2 लग जाता है यहाँ पे, तो एनिलीन हो। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ऐसे ये वाला बनाएंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे अल्टरनेट में डबल बॉन्ड दे दिया जाता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिससे पता चलता है कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उस कंपाउंड का, उसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ तो अल्कीन हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो अल्काइन हो गया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है अल्काइन हो जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन होगा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, डबल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन कहते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन हो गया। प्रोपाइन है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइन हो गया। हेलोजन में जो है हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई होगा, उसको हैलाइड कहते हैं, इसका नाम लिखाया जाएगा। तो हेलोजन कंपाउंड का नाम जो है पहले आ जाता है, जैसे कि ब्रोमो इथेन लिखा है। सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन होगा, लेकिन बियर लग जाएगा, ब्रोमो जो है पहले आ जाएगा। और OH जो है वो हाइड्रोक्सिल है, इसको अल्कोहल कहते हैं, इसके लिए ओल लगता है, सिर्फ ओल, इथेनॉल हो गया। तो C डबल होगा तो वहाँ पे जो कीटोन हो जाएगा, कीटोन, कार्बोनिल का कीटोन हो जाएगा। देखिए नोमेनक्लेचर में इस कार्बन को 1 2 3 4 ऐसे रैंडमली करेंगे, इसलिए 4 का तो ब्यूट हो गया, और 2 नंबर कार्बन पर जो है बना है, इसलिए ब्यूटेन 2 ओन लिखा हुआ है, ब्यूटेन 2 ओन। और COOH के लिए हो जाता है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 गो है कार्बन, ब्यूटेनोइक एसिड लिख दिया है। उसके बाद होता है ईस्टर के लिए OH आता है, ईस्टर के लिए जो OH आता है, और ईस्टर में C डबल होता है, सिर्फ C डबल हो। यहाँ पे जो है यहाँ पे H था, यहाँ H के जब R यानी हो गया, R के जब CH3 होगा। देखिए यहाँ पे CH3 है, CH2CH3 है, तो इसको हम इथाइल कहेंगे। CH2CH3 को इथाइल कहेंगे। इथाइल इथेनोएट हो गया, इथाइल इसके लिए OH लगता है, इसलिए इथाइल इथेनोएट हो गया। C ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम लोग कहेंगे नाइट्राइल। C में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, उसमें नाइट्रोजन लगा, उसको नाइट्राइल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे CH3 इसमें इथेन नाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल इसी को कहते हैं, इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। वहीं NO2 लगा हुआ तो नाइट्रो कहेंगे। यहाँ पे CH3 इथेन, नाइट्रो इथेन इसको कहेंगे हम लोग, नाइट्रो इथेन। यहाँ पे NH2 एमिनो का एमाइन है, NH2 जो है एमाइन है। जैसे यहाँ पे इथाइल
एमाइन कहेंगे इसको, इथाइल एमाइन कहेंगे, यहाँ पे करेक्ट करना, इथाइल एमाइन कहा जाएगा। भाई CO में NH2 लगा हुआ उसको लोग एमाइड कहेंगे, एमाइड कहेंगे। जैसे CH3CONH2 है, इसको इथेन अमाइड कहेंगे, CO में NH2 लगा हुआ। और CO में Cl लगा हुआ तो इसको ऑयल क्लोराइड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CO से यहाँ पे Cl लगाना है, यहाँ पे Cl लगाना है। तो तीनों का अपना तो प्रोप हो गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड, यहाँ पे Cl होगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि तो सबके लिए एक ही फार्मूला होता है, जैसे CnH2n+2 था वैसे ही प्रकार से। जैसे और अल्कीन मतलब जैसे वहाँ पे अल्कीन का एग्जाम्पल है तो उसमें तो यहाँ पे मीथेन और इथेन में कितना का अंतर था, CH2 का अंतर है। इथेन और प्रोपेन में कितना है, वहाँ पे CH2 का अंतर, मैंने एक से अलग में जो है CH2 का अंतर रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज जो सब होता है, बनने का तरीका होता है, सब भी सेम होता है। बस वहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है। यहाँ पे आई यूज PSC नोमेनक्लेचर देखें तो ए के लिए मीथ आता है, 2 के लिए ईथ आता है, 3 के लिए प्रोप आता है, 4 के लिए ब्यूट आता है, 5 के लिए जो है पेंट आता है, पेंटा। अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो ग्रुप बनता है उसी को हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालें तो मिथाइल हो गया, ये जो है मिथाइल हो गया। सेम है इथाइल का। तो इसको गिनने में एक साइड चिन्ह है, जैसे यहाँ पे हम लोग काउंट करने की बात करें तो यहाँ पे काउंट करने में साइड चिन्ह को देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग नंबरिंग देंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 देना सही है, यहाँ पे 4 देना गलत कैसे है, क्योंकि CH3 जो है जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग शुरू करना है। मान लीजिए यहाँ पे OH रहता है तो इधर से काउंटिंग हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इधर से 4 ज़्यादा दूर हो जाता है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही तरीके। यहाँ पे देखिए तो 6 कार्बन जो है एक साथ जुड़ा हुआ है, ये जो अलग से मतलब मिथाइल जैसा कर सकते हैं, जिसको हम लोग नाम रखेंगे 3 मिथाइल। 3 और कार्बन कहते हैं 3 मिथाइल और हेक्सेन इसका नाम होगा, क्योंकि 6 कार्बन जो है एक सीरीज में एक साथ है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे भी मिथाइल है, 4 नंबर पे तो कॉमा दे के लिखा गया 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। डाई मिथाइल 2 को है तो डाई लगा दिया, डाई मिथाइल पेंटेन हो गया। वैसे यहाँ पे अल्कोहल का OH रहता है तो ऑल हो जाता है। जैसे यहाँ पे मेथनॉल हो गया, यहाँ पे 2 है तो एथेनॉल हो गया। आइसोमर मतलब ये कि सेम चीज़ को हम कितना तरीका से अलग बदल के लिखेंगे तो उसमें चेन वाला, जैसे कि यहाँ पे देखिए एगो में है, यहाँ पे CH3 होगा तो यहाँ पे जो एगो में इसको ब्यूटेन कहेंगे, 4 कार्बन है लेकिन एगो इसमें से निकाल के लाके यहाँ पे उसको चिपका दिए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग। तो देखिए 2 नंबर पर आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन कहेंगे, क्योंकि मेन सीरीज में जो है 3 कार्बन है। लेकिन अगर ओवरऑल फार्मूला लिखने जाएंगे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखें तो ओवरऑल कार्बन का नंबर यहाँ पे 3 होगा, 3 6 और 4 10 है। यहाँ पे भी 3 6 9 1 10 है, कार्बन का भी नंबर सेम ही है, इसी को आइसोमरिज्म का। ये होगा चेन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में देखें तो यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका जगह बदल रहा है। यहाँ पे OH जो देखे तो 1 नंबर पे था, यहाँ पे 1 नंबर से यहाँ पे आ गया तो 2 नंबर पे हो गया, तो इसको पोजीशन आइसोमरिज्म अपना पोजीशन बदल लिया। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है, देखिए उसका जो केमिकल फार्मूला होगा सेम होगा, केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप था वही बदल जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला लिखने जाएंगे तो दोनों का C2H6 और O ही होगा, लेकिन यहाँ पे एथेनॉल हो रहा है क्योंकि OH ग्रुप था, यहाँ पे जो है ईथर, सिर्फ O एगो जुड़ा हुआ था जो है डाइमिथाइल ईथर हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, लेकिन दोनों केमिकल फार्मूला जो है सेम ही है, तो इसको फंक्शनल आइसोमरिज्म कहेंगे। देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ गया, इसमें ये सब स्टीरियो में आता है क्योंकि जनरली डबल बंड वाला में देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए तो देखिए CH3 और CH3 एक ही साइड में, यहाँ पे एक ही साइड में है, इधर रहता है या फिर मान लीजिए CH3 यहाँ का मतलब इधर रहता है तो दोनों एक साइड में होता है, एक साइड में रहेगा तो उसको सिस कहेंगे। और जैसे यहाँ पे देखिए इधर हो गया, इसके डायगोनली सीधे अपोजिट साइड में हो गया तो इसको जो हम लोग ट्रांस कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, बीच में आईना ऐसा लगता है, बीच में आईना लगा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होने का एक कंडीशन है कि चारों पर जो है अलग अलग होना चाहिए, चारों पर जो अलग अलग होता है इसी को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक। तो कहते हैं एसिमेट्रिक के साथ इसको जो है चीरल, CHIRL काइरल या फिर चीरल जो भी पढ़िए वो कहा जाता है इसको, क्योंकि चारों पर जो है अलग अलग रहता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मतलब एक ही प्रकार का कंपाउंड हो गया, मान लीजिए उसको बहुत सारा जुड़ा देंगे, मतलब एक ही मोनोमर के जुड़ने से बहुत सारा उसको जोड़ देने से जो भी बनता है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यानी बहुत सारा मोनोमर को हम लोग जोड़ेंगे तो उनसे क्या बनेगा, तो उससे जो है पॉलीमर बन जाएगा। नेचुरल पॉलीमर में आता है वही प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज, नेचुरल रबर ये सब आता है। कहता है कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें नेचुरल वाले को जो है हल्का सा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, हल्का सा, इसलिए सेमी नाम पड़ा है, सेमी सिंथेटिक। जैसे हो गया सेलुलोज ये सब है, सेलुलोज नाइट्रेट या फिर वल्कनाइज्ड रबर ये सब हो गया। सिंथेटिक वाले के ऊपर देखो जो पूरा सिंथेटिक के तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले इथीन से बनता है कौन, पॉलीथीन बनता है। इथीन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, इथीन से जो है इथीन से बनता है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का जो मोनोमर हो जाएगा वो इथीन हो जाएगा। उसके बाद आता है टेट्रोफ्लोरोइथीन से बनता है, टेट्रोफ्लोरोइथीन से बनता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का इसमें क्या होता है, तो जो नॉन स्टिक वाला कोटिंग किया जाता है उसमें होता है, या फिर इलेक्ट्रिक का जो इंसुलेटर बनाना होता है उसमें जो इसी का यूज होता है।
पीवीसी, तो इसमें से बीसी निकालने के बनता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड को हम लोग क्लोरोइथीन कहते हैं, क्लोरोइथीन कहते हैं विनाइल क्लोराइड को। पीवीसी से जो पाइप वगैरह बनता है, बहुत सारा मतलब कि लेदर वाला कपड़ा है, रेनकोट, ये सब जो सब पीवीसी से ही बनता है, पाइप भी बनता है। उसके बाद प्रोपीन, प्रोपीन से जो है पोलीप्रोपीन बनता है। पोलीप्रोपीन से इसका जो है मतलब मछली पकड़ने वाला जो जाल होता है, कारपेट बनाने में, रस्सी बनाने, मछली वाला जाल बनाने में इसका यूज होता है। उसके बाद आइसोप्रीन, आइसोप्रीन से जो नेचुरल रबड़ बनता है, जैसे वैसे टायर या फिर जो फुटवियर आदि बनता है, वल्कनाइज रबड़ हो गया, से गेंदा वंदा बनता है, जूता बनता है, चादरा भी बनता है, आइसोप्रीन से बनता है नेचुरल रबड़। वहीं पे सिंथेटिक रबड़ का बात करें तो सिंथेटिक रबड़ जो है ब्यूटा 139 से बनता है, ब्यूटा 139 से बनता है सिंथेटिक रबड़। ये जो है नेचुरल रबड़ का अल्टरनेट माना जाता है इसको। तो नियोप्रीन का देखें तो नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन से बनता है, एनसी से रखेंगे। नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन से बना होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बनाने में यूज होता है। वहीं पर नाइलॉन 66 को देखें, नाइलॉन 66 को ये जो हड्डा से बना होता है, हड्डा से, यानी कि हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन हड्डा से बना होता है नाइलॉन 66। उसमें एडीपी एसिड को भी मिलाइए, हड्डा में जो है ए हड्डा को और बड़ा कर दीजिए, ट्रिपल कर देते हैं तो हड्डा हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन हो गया। उसमें एडीपी एसिड मिलता है ना, तो बनता है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है। देखिए वही नाइलॉन 66 था, उसका एगो कपड़ा उतार दिया, यानी एगो 6 उतार दिए, तो एगो कपड़ा उतर गया, तो ये जो बनता है इसका मोनोमर का नाम है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम है इसके मोनोमर का नाम। तो इसका कपड़ा उतारा है, फिर भी एगो कपड़ा बचा है, तो इसलिए इसका देखिए किस में यूज होता है, इसका कपड़ा बनाने में यूज होता है, रस्सी बनाने में यूज होता है, या फिर टायर ये सब बनाने में यूज होता है। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में जो है मेटल को भी स्थान ले सकता है नाइलॉन 6। ये पॉलिस्टर, तो टर जो है, तो टर से हो गया टेरेपैथैलिक एसिड, टर से हो जाता है, इसका जो मोनोमर उसका नाम है टेरेफथैलिक, इसका नाम है टेरेफथैलिक एसिड हो गया। और इसके साथ होता है ईजी लीजिए, मतलब ईजी, तो ई से हो गया इथिलीन, यहाँ पे हो गया इथिलीन, और इसका हो गया ग्लाइकोल। तो ये हो गया हम लोग का पॉलिस्टर का, टर से टेरेपैथैलिक एसिड, और उसको ईजी लेना है तो ईजी से हो गया इथिलीन ग्लाइकोल। उसके बाद है डेक्रोन या फिर टेरिलीन, नाम है इसका डेक्रोन। डाई मिथाइल देखिए टेरिथैलेट, इसको हिंदी पर पढ़ते हैं टेरिथैलेट, लेकिन फथैलेट लिखाता है। यहाँ पे भी टर से जो था टेरिपैथैलिक एसिड था, यहाँ पे जो डाई मिथाइल टेरिपैथैलेट है, और ईजी जो इसमें था पॉलिस्टर वाला, वही ईजी इसमें भी, इथिलीन ग्लाइकोल भी जो है इसमें भी है। इससे टेरिलीन बनता है। टेरिलीन एक प्रकार का कपड़ा है, जिससे मतलब कि कपड़ा में क्रीजे उसका खत्म नहीं होता है, एक बार जो क्रीज आ जाता है कपड़ा में, टेरिलीन कपड़ा में खत्म नहीं होता है। तो कहता है ऑर्लोन, ऑर्लोन जो है, ऑर्लोन को ही पैन भी कहते हैं हम लोग, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो इसी को कहते हैं, ऑर्लोन को ही पैन यही पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका मोनोमर क्या हो गया था, पोली को हटा दीजिए यहाँ से, इसका मोनोमर जो गया एक्राइलोनाइट्राइल हो गया इसका मोनोमर। और इसका यूज़ किस लिए होता है, तो इससे जो एक प्रकार का कपड़ा बनता है, मतलब कपड़ा का सिंथेटिक फाइबर जो होता है, रेसा ऐसा होता है, उसको कहता है बैकेलाइट, बैकेलाइट। वहीं पर हम लोग बैक के लाइट का देखे थे, मान लीजिए बैक का लाइट कोई बार बार ऑन छोड़ दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, बैक लाइट को फिनॉल फिर ऑन छोड़ दिया, उसको एच सी फॉर्मेलिटी का तुम निभाता है, तो बैक लाइट का हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। और ये जो देखिए इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, इसका यूज़ किस में होता है, स्विच बनाने में ही होता है, तो वही स्विच से ही ना बैक लाइट ऑन छोड़ दिया था, इसका यूज जो स्विच बनाने में होता है। उसके बाद साबुन के बारे में, सोप के बारे में पढ़ते हैं। सोप जो है एस से शुरू हो जा रहा है, तो ये सोडियम और पोटेशियम के साल्ट जो होते हैं उन्हीं का होता है। जैसे उसमें कौन कौन आता है, तो एस्टीरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड और ओलिक एसिड, ओलिक, इसको वही उसका कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाता है, पाल्मेटिक, एस्टीरिक और ओलिक एसिड। सबका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। नेचुरल में देखें तो ये जो जितना ही फैटिक एसिड है, पाल्मेटिक, एस्टीरिक, ओलिक, ये सब जो है, ये सब जो वेजिटेबल ऑयल या फिर जो फैट होता है ना, उसमें ग्लिसराइड के रूप में रहता है। नेचुरल रूप में ये जो है किस में ये मिलता है, वेजिटेबल ऑयल फैट में जो है ग्लाइसराइड के रूप में मिलता है उसमें। तो यही मान लिया यहाँ पे ले लिया हम लोग, वही वेजिटेबल ऑयल को ले लिया। वेजिटेबल ऑयल को जब हम लोग NaOH के साथ जब हम लोग गर्म करें, देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, वही एस्टेरिक एसिड, वही पॉल्मेटिक एसिड उसमें से ले लीजिए, उसको NaOH के साथ जब गर्म कीजिएगा तो हम लोग का क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है और साबुन बनता है। साबुन का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं, C17 दूनी 34 का आधा से कम, मतलब एक ज़्यादा करना है, 35, C17H35 और COONA। यहाँ पे सोडियम होना जरूरी है, यानी कि साबुन बनने में मेन क्वेश्चन आता है कि साबुन बनने में किसका यूज होता है, तो याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और ग्लिसराइड से ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। तो इसी को जो है जो ऑयल्स और फैट्स है ग्लिसराइड्स का, इसी को कहते हैं हम लोग ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, इसको ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड हो गया और NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का मिल कर बनता है
ग्लिसरॉल और साबुन। उसके बाद साबुन को जो है साबुन भी है, ग्लिसरॉल भी है। साबुन को अलग करने के लिए क्या है, उसमें नमक डाल देंगे, यानी NaCl डाल देंगे। NaCl डालने के बाद क्या होगा, साबुन जो सोल्यूशन में जो ऊपर तैरने लगेगा, क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, ऊपर से उसको छान के अलग कर लेंगे। उसके बाद इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो है ग्लिसरॉल जो बाकी रहता है, उस बाकी सोल्यूशन में जो ग्लिसरॉल बच जाता है, उस ग्लिसरॉल को निकाल लिया जाता है FD करके। जो साबुन होता है, साबुन जो है मान लिया हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता है, वहाँ पे पहले से जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम होने के कारण जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो यहाँ पे डिटर्जेंट लाया गया है। साबुन की समस्या को ख़त्म करने के लिए डिटर्जेंट को लाया गया। डिटर्जेंट में क्या होता है, तो यहाँ पर जो है अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड मेन रखना है। यहाँ पे बेंजीन भी होता है और सल्फोनिक एसिड भी होता है डिटर्जेंट में। वही मेन डिटर्जेंट का नाम दिया। तो यहाँ पे वही अल्कलाइल बेंजीन सल्फोनेट है। देखिए बेंजीन और सल्फोनेट यहाँ भी आ गया। यहाँ बेंजीन नहीं है तो एल्काइल और सल्फोनेट सिर्फ है। यहाँ पे सोडियम डोडेसाइल फिर बेंजीन सल्फेट आ गया। तो बेंजीन सल्फोनेट और सल्फेट का मतलब कंपल्सरी है डिटर्जेंट। और जो है साबुन और सर्फ में एक तरीके से अंतर देखते हैं हम लोग। तो साबुन जो है जो फैटी एसिड से बना होता है। फैटी एसिड से ये जो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कि प्रकृति में से छोड़ देंगे तो अपने आप से जो है मतलब कि खुद को ख़त्म कर देगा, पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं फैलेगा, यानी बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन सर्फ भी बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन ये जो कोई होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। सर्फ भी जनरली बायोडिग्रेडेबल ही होता है। ये जो ईस्टर के फैटी एसिड से बना होता है, लंबा चेंज। और वहीं पे हम लोग सर्फ को देखें तो सर्फ किससे, तो देखे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जो है फैटी एसिड के ईस्टर से बना होता है। साबुन जो है उतना ज़्यादा मतलब क्लींजिंग एक्शन में नहीं होता है। जो सॉफ्ट वाटर में जो मिलता है तभी जगह काम करता है। जब तक सॉफ्ट वाटर नहीं मिलता है, हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाता। लेकिन उससे ज़्यादा हार्ड पावर का होता है, इसके क्लीनिंग एक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है सर्फ का। ये जो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर होता है सब में काम कर जाता है। मीथेन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मीथेन जो होता है कलरलेस भी होता है और ऑर्डरलेस भी होता है। तो इसको मैथ का वोल्टेज लगेगा ना किसी को तो हाँफने लगेगा। तो इसका जो खोज किए सबसे पहले वोल्टा किए, उसका नाम दिया जाए हॉफमैन। पहले भी देखे थे इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है और इसका एंगल देखे थे कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट जो है इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है। मीथेन जो ज़्यादातर जो है दलदली वाला स्थान पर पाया जाता है। जैसे कि धान का खेत देख रहे हैं वहाँ पे पाया जाएगा। तो जो देखते हैं वहाँ पे जो धान में जब पानी लगा रहता है पूरा गंदा ऐसा हो जाता है, उसमें बुलबुला के रूप में रहता है, वो मीथेन गैस ही रहता है। मीथेन को इन लोग मार्स गैस भी कहते हैं। कहा था कि मार्स पर यही होता है, इसलिए मार्स गैस कहते हैं। मीथेन किससे बना जाता है, मीथेन भी जो है एल्युमिनियम कार्बाइड, इसको भी एक तरीके से अल्का कह सकते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड को वाटर से मिक्स करने पर जो है मीथेन बन जाता है। इसको लेबोरेटरी में सोडियम एसीटेट और सोडियम लाइम के साथ भी गर्म करके प्राप्त करता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करेंगे तो उससे मीथेन मिल जाता है, यानी सास के साथ मिलता है, एस से एस। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर भी मीथेन मिल जाता है। मीथेन जो है मेन कंपोनेंट जितने भी नेचुरल गैस हो गए, गोबर गैस हो गए या फिर बायो गैस, उसमें से मीथेन गैस निकलता है। इसकी इथिलीन के देखे थे, इथिलीन जो है इथीन से बनता है, C2H4, इथीन को वही इथिलीन भी कहते हैं। मतलब उसके बाद ये जो है इसके में कलरलेस तो होता है लेकिन ऑडरलेस नहीं होता, हल्का मीठा जैसा इसमें स्मेल आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है बहुत ज़्यादा। पानी में तो बहुत कम घुलता है भाई, पानी में बहुत कम घुलेगा, लेकिन वहीं पे ईथर दे दीजिए, अल्कोहल दीजिए तो ईथर और अल्कोहल में घूम के एकदम गर्दा उड़ा देगा। पानी में ना घूमी लेकिन ईथर अल्कोहल में घुल जाएगा। इसको सूंघने से जो बेहोशी जैसा आ जाता है। ये जो एकदम बिल्कुल इसका शेप जो होता है बिल्कुल प्लेनर होता है और बिल्कुल ही फ्लैट होता है। इसका में बॉन्ड एंगल जो 120 डिग्री का होता है, इतना फ्लैट होता है कि सब जो एक ही लेयर मतलब एक ही प्लेन में होता है सब। इसको अनसैचुरेटेड कार्बन इसलिए कहते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड होता है। इथीन क्या होता है, अल्कीने का ना आएगा, इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसका यूज देखे तो इसको एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है, बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया हो गया, तो अच्छा फल को पकाने में भी या फिर पॉलीथीन बनाने के लिए। ऑक्सीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पर रिएक्ट करने के बाद जो है बहुत हाई टेम्परेचर इसमें से निकलता है। ऑक्सीजन के साथ जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पर रिएक्ट करता है तब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देता है, उसी को वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। और ये जो HCl2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर मस्टर्ड गैस देता है, यानी सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो देता है मस्टर्ड गैस। यही मस्टर्ड गैस का यूज़ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना के द्वारा किया था, जर्मन सेना के द्वारा। मस्टर्ड गैस में मेनली जो है इसमें याद रखना यहाँ पर सल्फर होता है। मस्टर्ड गैस में क्या होता है तो वहाँ पर सल्फर होता है। नेक्स्ट हम लोग का एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है यही जो है इथाइन भी है, यानी ये अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है। फार्मूला से भी देख सकते हैं C2H2 CnH2n को -2 को फॉलो कर रहा है। होता तो ये भी कलरलेस ही है, लेकिन एसिड इसमें होता है इम्प्योरिटी फॉस्फीन होता है। फॉस्फीन इसको PH3 भी कहते हैं। फॉस्फीन होने के कारण इससे क्या होता है कि लहसुन जैसा महकता है। ये जो है लहसुन गार्लिक जैसा स्मेल करता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से बनता है ये। तो इसका देखिए यूज कहाँ का होता है, इसका वेल्डिंग में किस रूप में यूज होता है तो ऑक्सी
एसिटिलीन के रूप में जो है वहाँ पर वेल्डिंग में यूज होता है। वैसे उसके बाद उसको मतलब कि आर्टिफिशियल हम लोग मतलब कार्बाइड जैसा खाना मतलब कि पकाने में भी, कच्चा फल को पकाने में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड यूज हो रहा है इसी के चलते। उसके बाद एक हॉकर लैंप आता है। हॉकर लैंप में भी जो है इसे लाइट निकालने के लिए हॉकर लैंप में भी यूज होता है इसका। वहीं बात करें तो एसीटीन टेट्राक्लोराइड में भी जो है सॉल्वेंट जिसको वेस्टोन कहते हैं, एसीटीन टेट्राक्लोराइड जिसको वेस्टोन कहते हैं, उसमें जो सॉल्वेंट के रूप में उसमें इसका यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC लिखते हैं, लेकिन इसका फार्मूला होता है CCl2F2, इसीलिए इसको डाइफ्लोरोमीथेन भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है फ्रियोन भी इसी का नाम है। CFC का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो AC में और फ्रिज में यूज होता है। इसका काम ही है जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये CFC के कारण ही ओजोन में जो है मतलब ओजोन का लेयर जो है पतला हो रहा था। इस कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ उसमें जैसे डिसाइड किया गया कि इसको यूज़ को धीरे धीरे कम करके पूरा ख़त्म करना है। तो इथेनॉल कहिए, फिर इथाइल अल्कोहल कहिए, यही जो है मेन दारू, विस्की, वाइन इस सब में जो होता है ना, कॉफ सिरप, इस सब में यही डलाता है, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। ये कैसे बनता है, तो फ्रूट जूस का जो है फर्मेंटेशन विधि के द्वारा फर्मेंट करके उससे बनाया जाता है इथेनॉल को। उसके बाद देखें तो हम लोग इंडस्ट्रियली इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए इसको इंडस्ट्रियली बनाया गया था। इथीन को देखिए डबल बॉन्ड वाला जो इथीन होता है उसको लीजिए और पानी से मिलाइए और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग का, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कलरलेस होता है। कलरलेस होने के साथ ये काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि ज्वलनशील होता है। इनफ्लेमेबल का जब जलता है तो ब्लू फ्लेम निकलता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। इसका यूज जो एंटीसेप्टिक और सॉल्वेंट दोनों के रूप में यूज होता है। इसको मतलब पीने डायरेक्ट लोग नहीं पियो ले, उसके लिए इसमें मिलाया जाता है मिथेनॉल मिला दिया जाता है, या फिर पायरेडीन मिला दिया जाता है, या फिर कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है। ये सब मिलाने से क्या हो जाता है कि मतलब इसमें थोड़ा जहर टाइप हो जाता है, जिसके कारण लोग नहीं पीता है। इसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। डीनेचर्ड मतलब उसका नेचर को बदल दिया गया था, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, या फिर इसी को डीनेचर्ड स्पिरिट भी कहा जाता है। जब इथेनॉल जो इथेनॉल होता है वो उसका मतलब हाँ बिल्कुल 100% शुद्ध होता है तो उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। और जब उसमें 5% पानी होता है तो उसको रेक्टिफाइड कहते हैं। एब्सोल्यूट ना कहकर रेक्टिफाइड कहते हैं। जब 100% होता है तब जाके एब्सोल्यूट कहते हैं। और इथेनॉल को जो है पेट्रोल के साथ जब मिला दिया जाता है तो उसको गैसोहॉल कहा जाता है। और इसका अभी देख सकते हैं कि पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इथेनॉल को अनाज वाला अल्कोहल इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली इसको फर्मेंटेशन से पकाया जाता है, ग्रेन से ही फर्मेंट करके मिलाता है, इसलिए अनाज वाला अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट है मेथेनॉल कहिए, या फिर CH3OH, या फिर मिथाइल अल्कोहल से इसी का नाम है। ये जो मिथेनॉल जो है, जो मिथाइल अल्कोहल है, पहले लकड़ी से निकलता था, इसलिए इसको हम लोग वुड अल्कोहल या फिर वुड स्प्रिट इसी को कहा जाता है। कलरलेस वगैरह भी होता है, वोलेटाइल होता है। इसमें ये भी जो ज्वलनशील यानी इनफ्लेमेबल होता है। इसका स्मेल जो होता है बिल्कुल इथाइल अल्कोहल जैसा ही होता है। तो इथाइल अल्कोहल भी ऊपर पड़े हैं उसी की वजह से। ये जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, बिल्कुल इसका छोटा सा क्वांटिटी पी लेने से लोग जो है उसमें ब्लाइंडनेस आ जाता है। तो जब नहीं आता है कि न्यूज़ में आता है कि जहरीला शराब पी लिया, उसमें मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल ही पी लेता है लोग। इसका भी सॉल्वेंट और फ्यूल के रूप में यूज होता है। इथिलीन ग्लाइकोल है। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला हो गया C2H6O2। इथिलीन ग्लाइकोल ये भी कलरलेस वगैरह होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, लेकिन इसे जो पॉइजनस होता है। इसका मेन यूज़ देखते हैं। यूज़ क्या है, तो यूज़ जो है ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। जब इसको पानी के साथ मिला दिया जाए तो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया जाता है। इसीलिए जो गाड़ी का रेडिएटर होता है इसमें एंटी फ्रीजिंग के रूप में इसी का यूज़ किया जाता है रेडिएटर में, इथिलीन ग्लाइकोल का ही। जो इथिलीन कैसे बनता है उसका प्रोसेस दिया हुआ है। ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल जैसी 3HO3 ये भी जो है कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, सिरप जैसा होता है। चलिए इसका दवाई बनाने में देखते हैं कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले जो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है कि जो नमी को एब्जॉर्ब कर ले उसी को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। यहाँ पे आर्द्रता होगा, द्रव होगा, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण से केस में यूज होता है। तो इसका जो सिंगार पोटर वाला काम होता है, पसीना को सोख लेगा, इसी कारण इसका ये ग्लिसरॉल का यूज होता है। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को जो है आसानी से सूखने नहीं देता है। तो आसानी से जब सूखने नहीं देता है, इसका यूज किस में किया जाता है, मतलब समुद्र के में ठेप्पा मतलब मोहर बनाने में, या फिर समुद्र से जो यहाँ पे स्याही बनाने में ली जो मतलब कि यूज होता है, या फिर ठप्पा मोहर बनाने में, तो इसी का यूज होता है कि जमे नहीं। और इसको ग्लिसरीन को लोग नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो नाइट्रोग्लिसरीन बनेगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। क्लोरोफॉर्म इसका देखते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। जैसे लोग नहीं सुंघा देता है तो क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, तो इसको एनेस्थीसिया यानी लोग को बेहोश करने में यूज होता है, या फिर सर्जरी में वगैरह में करते समय लोगों को इस बेहोश करने में यूज होता है। इसका आविष्कार जो है कौन कौन किए थे, तो सवेरे में आके जस्ट किए, तो जस्ट सवेरे ही आविष्कार हुआ इसका, तो जस्टस और सवेरे ने इसका आविष्कार किया।
पानी में घुल जाता है। जैसे ही क्लोरोफॉर्म को पानी और ऑक्सीजन और सनलाइट मिला, ऑक्सीजन और सनलाइट मिला, कौन सा जहरीला गैस बनाएगा? तो फॉस्जीन, जिसको PH3 कहते हैं, जाकर बना कर रख देगा यही। तो आयोडोफॉर्म का देखें तो CH3, इसमें मतलब कि अल्कोहल इस समय ही थोड़ा सा आयोडीन डाल देंगे अल्कोहल एसीटोन में, तो ये जो आयोडोफॉर्म हो जाता है, ये जो हल्का पीला रंग का होता है और इसका बहुत ही ख़राब स्मेल होता है, गंध होता है। इससे मतलब कि इस आयोडोफॉर्म को जो है जनरली जैसे घाव नहीं हो जाता है उस पर भी यूज़ होता है लगाने में मलहम के रूप में। उसके बाद एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक उस समय से बोला, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कोई भी ऐसे क्रीम या मलहम ये सब जो होता है जो इन्फेक्शन से बचाता है, कटने उटने घाव ये सब लगाने पे, उसी को एंटीसेप्टिक कहा जाता है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं हम लोग। उसके अलावा कार्बन टेट, हेलोन 104, रेफ्रिजरेंट 10, पायरीन, ये सब बहुत सारा नाम है इसका। इसका यूज़ किस में होता है? तो इसमें आग को मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आग को बुझाने के लिए इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ होता है। इसका यूज़ जनरली फ्रियोन की मानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज़ होता था, लेकिन इससे देखते हैं कि ओजोन लेयर में काफ़ी डिप्लेशन हो रहा था, इसके कारण इसको जो है बंद कर दिया गया। सॉल्वेंट भी होता है। तो डाई इथाइल ईथर जो है उसका फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। इसका आविष्कार कोर्दस, तो इसका नाम हो गया आविष्कार कोर्दस इसका आविष्कार कर दिया डाई इथाइल ईथर का। पहले जो है इसका यूज होता था एनेस्थेसिया, पहले के समय में एनेस्थेसिया के रूप में यूज होता था, पहले मतलब कि बहुत पहले होता। फॉर्मल्डिहाइड, ये सुना हुआ नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका ऐसे नाम जो है, इसका नाम है मिथानॉल इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड का। ये सबसे सिंपल अल्डिहाइड है मिथानॉल। ये 35 से 40% एक्वस होता है, तो इसको जो है फॉर्मेलिन कहते हैं, फॉर्मेलिन कहा जाता है। ये जो है मतलब कि जर्मिसाइड होता है, इसीलिए इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में मेनली यूज़ किया जाता है। ऊपर हम लोग देखे थे कि बैकलाइट को कौन ऑन छोड़ दिया, बैकलाइट को कौन फिर ऑन छोड़ दिया, फॉर्मेलिटी निभाता है। देखे थे फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का यूज करके जो बैकलाइट बनाया जाता है, इसका यूज जो है बिजली का स्विच ये सब बनाने में यूज होता है। जो फॉर्मिक एसिड होता है कलरलेस होता है, शरीर पे जो जलने जैसा सेंसेशन होता है, जलन होता है, तब जलन हो रहा है देखिए सब पाया गया था। जिसमें डंक मारता है सब, लालका चींटी या फिर मधुमक्खी या बिच्छू का डंक हो गया, ये जितना भी डंक मारने वाला जो चीज़ होता है उस सब में जो है ये आता है, मतलब सांप को नहीं, ये सब जनरली जो डंक मारता है, पेड़ बिच्छू, पेड़ भी कोई होता है कि नेटल प्लांट आता है उसका भी जो डंक लगता है, उस सब में जो है फॉर्मिक एसिड ही होता है, HCOOH। एथेनोइक एसिड, इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसका मात्र 5 से 8% जो एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है उसी को हम लोग विनेगर कहते हैं, विनेगर यूज़ होता है। इसी विनेगर का जो यूज़ किस में किया जाता है, तो अचार उचार सब जो प्रिजर्वेटिव के रूप में जो है विनेगर का यूज़ किया जाता है, जो 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड बनता कैसे? जो इथेनॉल से जो है एसिटिक एसिड बनता है। तो कहेंगे विनेगर के बदले में डायरेक्ट एसिटिक एसिड भी लिख देता है। जो एसिटिक एसिड या फिर विनेगर का ये जो बनता है उसमें वहाँ पे एक एसिटोबैक्टर एंजाइम होता है, एसिटोबैक्टर एंजाइम का होना जरूरी है वहाँ। और इसका यूज एक विनेगर तो देखिए, एक वाइट लेड भी होता है, लेड जो है वाइट कलर का बनता है, उसमें भी इसी का यूज होता है। प्रोपेनॉन, जिसको एसीटोन भी कहा जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाया जाता है प्रोपेनॉन एसीटोन को, इसको क्यूमीन के द्वारा बनाया जाता है। सॉल्वेंट के जैसे यूज होता है मेनली नेल पॉलिश हटाने के, नेल पॉलिश रिमूवर में इसका यूज होता है एसीटोन। उसके अलावा इसका जो यूज है आर्टिफिशियल लेदर या फिर रेयन बनाने में भी यूज होता है। और नेक्स्ट हम लोग का ऑक्जेलिक एसिड, ये ज़्यादातर जो ऑक्जेलिक एसिड है पोटेशियम और कैल्शियम के साल्ट के रूप में जो है यूज होता है, मतलब मिलता है हम लोगों को जनरली। इसका यूज होता है ऑक्जेलिक का यूज होता है इंक का जो धब्बा होता है, इंक के स्टेन को हटाने के लिए। ये जो होता है पॉइजनस एसिड होता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड, इसी कमी कारण मतलब एक जगह जम जाता है, इसी कारण लैक्टिक एसिड का नहीं मतलब थकावट जैसा होता है, क्रैम्प भी इसी कारण होता है। बेंजीन, इसका खोज जो है फैराडे किए थे। ये भी जो है कलरलेस होता है, मीठा स्मेल होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है बेंजीन। इसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कारण क्या होता है, इसको थोड़ा मात्रा में जो है पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। क्यों मिलाया जाता है पेट्रोल में? क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे नहीं जो पूरा एरोमेटिक कौन हो जो पूरा जैसे क्लोज रहते हैं, उसके अंदर फादर माना जाता है इसको, किसको होता है? बेंजीन को। और इसको जो है कपड़ा साफ करने में, ड्राई क्लीनिंग में भी जो है इसका यूज होता है। इसका फार्मूला याद रखना है C6H6, पहले भी देखे थे इसको। तो फिनॉल को एक कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है इसका। इसी से फिनॉल से जो है सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है। फिनॉल में वही बेंजीन में जो है OH लगा दीजिए इसे एक जगह टुंडुक में, तो फिनॉल हो जाता है। द एंड।